हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आईटीआई कॉलेज ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम के जो पीवाई की क्वेश्चन है उसी की क्लास 3। क्लास 1 और क्लास 2 मैंने कराई है, जिसमें मैथ्स के जितने भी पीवाई की क्वेश्चन आए 2024 में जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी उसमें, तो उसी के पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी 2026 में जो 27 फरवरी को होने जा रही है एग्जाम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जिन्होंने क्लास 2 नहीं देखी, क्लास 1 क्लास 2, तो वो देख सकते हैं। देखिए, इफ विवेक सेव 26% from his income every month, and if save 5434 every month, then what will be his earning for the year? यदि विवेक हर महीने अपनी आय का 26% बचाता है, तो हमने मान लिया कि जो उसकी इनकम है, इनकम कितनी मान ली 100। तो 100 में से यदि वो 26 बचाता है, मतलब सेविंग कितनी करता है वो 26, तो खर्चा कितना करता होगा, एक्सपेंस कितना करता होगा। 100 में से 26 गया मीन 74 उसका एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। ठीक है, ये उसकी बचत है, ये उसका खर्चा है। ठीक है, अब पूछा गया है, हमें क्या दिया हुआ है 5434 रुपीज हर मंथ बचाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग यदि वो 100 रुपए कमाता है, उसमें से 26 रुपए बचाता है, ये किसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग कितना है जो एग्जामिनर के, हमारे अकॉर्डिंग है सेविंग 26 और उसके अकॉर्डिंग है सेविंग 5434। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5434 डिवाइड में 26। ठीक है, अब ये 26 है, किसके टेबल में जाएगा, 13 के टेबल से। ऐसा मत करना कि इसको 2 के टेबल से कर रहे हो, 13 के टेबल से इसको करो। ये 13 के टेबल से 2 टाइम जाएगा, 13 दूनी 26, 13 चौको 52। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 2, तो 23, 13 एकम 13, बचे कितने 10, 13 8 104। अब 2 से ये ऊपर 418, नीचे 2, तो ये 2 से फिर कट गया 2 और ये 1809, तो 1 की वैल्यू आ गई 209। ठीक है, अब हमें बताना है इनकम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 209 का, तो आंसर आ जाएगा 20900। ठीक है, ये कब की इनकम है, मंथली, मंथली इनकम है। ठीक है, क्योंकि हमने यह जो बचा रहा था वो महीने के 26 रुपए बचा रहा था, तो हमने जो इनकम मानी थी मंथली मानी थी कि महीने की जो उसकी इनकम है वो कितनी है 100 रुपए, 26 रुपए बचा रहा था हमारे अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग वाला हमेशा लेफ्ट में और उनके अकॉर्डिंग वाला हमेशा राइट में। ये क्लास 2 क्लास 1 दोनों बार मैंने डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट आके दिमाग में बैठ गया, तो किसी भी टाइप का ऑप्शन हो, भले आयु का हो, आप कर सकते हो। ठीक है, 20900। अब ये तो मंथली इनकम है, हमसे पूछी गया है एक वर्ष में उसकी कुल कमाई कितनी होगी। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से गुना कर दो, 12 का 0 का 0, 0 का 0, 12 नाम 108, बचे कितने 10, 12 का ये 0, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 2,50,800 रुपए उसकी सैलरी होगी ईयरली, है ना। तो बस ये ध्यान रखना एग्जाम में कि आपसे ईयरली पूछिए, वर्ष की पूछिए, कुल वर्ष मतलब टोटल वर्ष, एक वर्ष में कितनी इनकम होगी ये पूछिए, एनुअली पूछिए। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक करने के बाद यहाँ से सोल्व कर देते हैं और यही ऑप्शन दिखता है यदि एग्जाम में, तो बच्चे जल्दी जल्दी में यही टिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया करना, ठीक है, ये मिस्टेक सबसे होती है। चलो देखिए अगला, नेक्स्ट। Current invested a certain amount at a simple interest at X% for 3 years. If the rate becomes X minus 3%, then the received 630 rupees less amount. Find the amount invested. करण ने 3 वर्षों के लिए X% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की। यदि ब्याज की दर X माइनस 3% हो जाती तो 630 रुपए कम मिलते। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में कितने परसेंट रेट कम मिल रहा है, एक साल में 3%, 1 ईयर में, एक साल में 3% कम, मतलब 100 रुपए पे 3 रुपए कम मिलेंगे। यदि मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया
प्रिंसिपल यदि 100 मान लिया, ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो एक साल में 3 रुपए कम किस पे मिलेंगे? क्योंकि उसने बोला है कि 3 रुपए, करण ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निश्चित आयुषी निवेश की, यदि ब्याज दर x-3 हो जाती तो उसे 630 रुपए कम मिलते। ठीक है, हमने मान लिया कि 3% कम हो जाती, तो एक साल में कितने रुपए हो जाते? 3 रुपए। वैसे ही 3 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 3 × 3 मीन्स 9 रुपए। कितने रुपए कम मिलेंगे अपने अकॉर्डिंग? यदि हम 100 रुपए मान लेते हैं, तो 100 रुपए भी यदि 3 रुपए कम मिल रहे हैं एक साल में, तो 3 साल में कितने कम मिलेंगे? 3 × 3 9 रुपए। तो हमारे अकॉर्डिंग 9 रुपए कम मिल रहे हैं 3 साल में, और उनके अकॉर्डिंग 3 साल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 630 मिल रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 630 डिवाइड में 9, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 9 से किया 63 7 बार, 9 7 63, और ये 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70। और हमसे यदि प्रिंसिपल पूछा है तो इसमें गुणा कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 100, तो आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, तो हमसे वही पूछा था निवेश की गई राशि कितनी है, तो निवेश की गई जो राशि है वो है 7000। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सुमन एज इज 44 ईयर्स। सुमन की आयु 44 वर्ष है और यह नूरी की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। देखो, चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो इसको, दो तरीके, एक बेसिक देख लो पहले। सुमन की आयु 44 वर्ष है और वह नूरी की आय के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। तो नूरी की जो आय है हमने कितनी मान ली? आय नहीं, सॉरी, आयु हमने मान ली, नूरी की आयु है x। नूरी की आयु यदि x मान ली, तो यह नूरी की आय के दुगने से, मतलब इसकी आय यदि x है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 4 इसमें जोड़ दिया तो वो हो जाती है कितनी? 44। सुमन की आय 44 वर्ष है और यह नूरी की आय के दुगने से 4 वर्ष ज्यादा है। तो इसकी आय की जो दुगना है उससे 4 वर्ष ज्यादा है, वो किसकी आय है? सुमन की। तो ये सुमन की है। ठीक है, अब यहां से आपको निकल जाएगा x की वैल्यू, तो 2x, ये 4 उधर चले जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड में 2, 2 से गया तो x की वैल्यू आ गई 20। और हमने क्या माना था नूरी की आयु को? x, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 साल। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। यदि पहला ऑप्शन कितना कितना दिया है? 40 साल, और दूसरा क्या दिया है? 20 30, और चौथा दिया है 25। ठीक है, हमने यदि ये मान लिया कि यदि सुमन किसकी आय पूछी थी? नूरी की। यदि नूरी की आय 40 है और यहाँ पे क्या पूछा है कि जो नूरी की आय के दुगने से 4 वर्ष, तो इसका दुगना कितना हो गया? 80, 80 का मतलब सीधा 84, और यहाँ पे सुमन की आय कितनी दी है? 44 दी है, तो 80 तो हो ही नहीं सकती। अगला ऑप्शन 20, 20 के मतलब इसका डबल किया 20 का, तो 40, 40 में 4 जोड़े 44, तो सुमन की आयु हो रही है 44, है ना? ठीक है, करिए अब नेक्स्ट, देखिए स्क्रीन पे। यदि पेट्रोल की कीमत 20% कम हो जाती है, यदि पेट्रोल की कीमत 20% कम हो जाती है तो अरुण 800 रुपए में 2 लीटर अधिक पेट्रोल खरीद सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे हर जगह आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, रिपीट बहुत बार हुआ है हर एग्जाम में। तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, जिसका परसेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको समझ में आ जाएगा, और जिसका नहीं है वो जाके एक बार क्लास देख सकते हो परसेंटेज की, उसमें मैंने बताया है। देखो, 20% पेट्रोल की कीमत 20% कम हो जाती है, तो हमने पहले मान लिया कि 100 रुपए का पेट्रोल था, 100 रुपए लीटर पेट्रोल था, वो कम हो गया, कितना हो गया? 20% कम, मतलब अब 80 रुपए का हो गया प्राइस उसकी। यहाँ से रेशो से सीधा काटा है, कितनी बार जाएगा? 20 से 5 बार, और ये 20 से 4 बार, तो ये क्या आ गई? प्राइस, मतलब मूल्य, है ना? ये 5 रुपए लीटर, ये 4 रुपए लीटर, और जो इसकी खपत होगी, कंज्यूम होगा, वो क्या होता है? अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा इधर 4 और ये इधर हो जाएगा 5। ठीक है, कंजप्शन। तो हमारे अकॉर्डिंग पहले लेता था, मतलब ये बिफोर का है, पहले का है। पहले 100 रुपए का पेट्रोल था, अब उसकी कीमत हो गई है फिलहाल वर्तमान में, बाद का है ये।
बाद में हो गई थी 80 रुपए। मतलब ये पहले का कि पहले 5 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था रेशो में, और अब मिल रहा है रेशो में 4 रुपए लीटर। पहले वो 4 लीटर खरीदता था पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल 5 रुपए लीटर था तो 4 लीटर खरीदता था। अब प्राइस कम हो गया तो उसने जो पेट्रोल की मात्रा है वो बढ़ा दी। अब कितना ले रहा है वो 5 लीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो प्राइस का रेशो निकाल लो जो हमें दिया है, उसके बाद इसको ऐसा करके कंजप्शन मतलब खपत का रेशो यहाँ से निकल जाता है कि खपत कितनी करेगा, तो ये अपोजिट होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब हमारे अकॉर्डिंग अब कितना लीटर ले रहा है वो, ज्यादा 1 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग कितना ले रहा है 1 लीटर, ये खपत है। हमारे हिसाब से 1 लीटर, उनके हिसाब से 2 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग 1, उसके अकॉर्डिंग 2 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसमें यदि 2 का गुना कर दिया तो 8 लीटर, और इसमें 2 का गुना कर दिया तो 10 लीटर। ठीक है, तो पहले लेता था वो 8 लीटर, तो 800 रुपए में यदि वो 8 लीटर लेता था पहले, तो उसको क्या रेट पड़ता था, पहले की बात चल रही है। ठीक है, तो 8 से ही गया कितनी बार, मतलब 100 रुपए। और बाद में 800 ही रुपए में यदि 10 लीटर लेता है रेट कम हो जाने के बाद, तो उसको पड़ रहा है कितना, 80 रुपए। ठीक है, तो ये 100 रुपए लीटर पड़ रहा है और यहाँ पर 80 रुपए लीटर पड़ रहा है, और हमसे क्या पूछा है कि घटी हुई कीमत के बीच का अंतर बताओ। तो इससे इसके बीच का अंतर कितना है 20 रुपए, तो आंसर क्या आएगा कि 20 रुपए अंतर। और यदि हमसे पूछता कि पहले क्या रेट था पेट्रोल का, तो 100 रुपए लीटर, और बाद में क्या रेट था वो ओल्ड वाला पूछता तो 100 रुपए, और न्यू वाला पूछता तो 80 रुपए। तो ओल्ड और न्यू ये याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराना और नया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि पुराना रेट बताओ, पुराना भाव क्या था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। रोहन ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक। रोहन ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, पहले 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष कितनी रेट है, 3 वर्षों के लिए 3%। तो एक साल तो जो परसेंट होता है, ये समझ लो जो परसेंट होता है वो ईयरली होता है, ये ध्यान रखना। यदि साधारण ब्याज अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब भी आप पढ़ोगे या क्लास देखोगे साधारण ब्याज की, तो आप पढ़ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है वो कैसी रहती है, सालाना, ईयरली रहती है। यदि हमें हाफ ईयरली या क्वार्टरली दी हुई है, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है ना। अब 100 रुपए पे 3 रुपए, मतलब 3% वार्षिक है, लिखा भी है वार्षिक है ना। जब अर्धवार्षिक लिखा रहता है, मान लो कभी ये 3% वार्षिक लिखा है, यदि अर्धवार्षिक लिखा होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता, 1.5। तो ये पूरा डिटेल में साधारण ब्याज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो 3 साल, 100 रुपए पे 3 रुपए, 3 वर्ष में, तो एक वर्ष में 3 रुपए, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 9। 3 वर्ष पहले, और फिर बाद में कितना, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, 5 वर्ष के लिए 4%, तो 5 × 4 20। और फिर 7 साल के लिए, 7 ईयर के लिए कितनी रेट है, 6%, तो 7×6 = 42। तो टोटल जो ब्याज मिला, हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मान लिया है 100 रुपए, हमने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए। तो 9 और 2 11, बचेगा 1, 2 और 1 6 और 1 7, 71 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 71 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है कि उसने कुल 2059 ब्याज के रूप में चुकाया। तो उसको टोटल ब्याज कितना मिला, यदि प्रिंसिपल हमने 100 रुपए मान लिया, 100 का 3% 3 होता है एक साल में, तो 3 साल में कितना हो गया था वो 9, और वही सेम कहानी 20, और वही सेम कहानी 12। तो 71 रुपए उसको टोटल ब्याज मिला 100 रुपए पे, इतने साल में, कितने साल में, 5 और 7 12 और 3 15 साल में, 15 ईयर में उसको कितना मिला, 71 रुपए ब्याज मिला। बट हमारे हिसाब से तो 71 ब्याज है, और उनके अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2059। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2059 डिवाइड में 71। अब जो 71 है वो अभाज्य संख्या है,
तो अभी किसी के टेबल में तो आती नहीं है कि इसको किसी के टेबल से काट सके अपन या डिवाइड कर सके, तो आपको 71 का टेबल ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 71 से कितने टाइम जाएगा, यदि 2 टाइम जाता है तो 142, और 3 टाइम जाता है तो 7 या 21 मतलब 210 या 213, 213 और यहाँ पर 205 है। तो कितनी बार, ये 2 बार जाएगा सीधा सीधा, 201 कितनी बार गया, 2 बार, 2 बार जाता है मतलब कि 205 में से 2 बार जाएगा 71 दूनी 142, तो ये माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3 6 मतलब यहाँ बचेगा 63, तो 63 और ये 9, तो 7 नाम 63 और 1 नाम 9, तो कितने का मल्टीपल हो रहा है ये 71 का 9 टाइम मल्टीपल हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 29। और हमसे क्या पूछा है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, मीन्स हमसे पूछा प्रिंसिपल जो भी था वो कितना था 29 रुपए का, इसमें 1 की वैल्यू 29 आई है, प्रिंसिपल में गुना कर दो तो 29 हो जाएगा, तो 2900 रुपये उधार लिए थे ब्याज से, जो कि हर साल पहले साल उस पर ये सर रेट लगा। यदि हमसे पूछे कि पहले 3 साल तक कितना ब्याज लगा, तो 29 की वैल्यू 9 मतलब इस 9 में 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले 3 साल का आ जाएगा। फिर पूछेगा कि 5 साल में कितना लगा, तो इसमें कर दोगे तो 5 का आ जाएगा, 7 का पूछा तो इसमें कर देना। आया समझ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसको करने की भी जरूरत नहीं यदि आपको फॉर्मूला अलजेब्रा का सीधा याद है तो, ठीक है। यहाँ क्या है, P माइनस क्यू 8 है, और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर Q माइनस 3 प्लस 24 PQ, ये हमसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू याद करना है, तो देखो ये Q माइनस पी है, मतलब ये P प्लस में है और यहाँ पे P माइनस में है, तो ये जो 8 है ये माइनस में चले आएगा, मीन्स Q माइनस पी का वो हो जाएगा, मीन्स 8 का क्यूब, ठीक है। तो जब भी माइनस में क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, और माइनस है तो माइनस आंसर, ठीक है। देखिए अगला, यदि गणतंत्र दिवस समारोह में 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक व्यक्ति को 5% लड्डू मिले, टोटल लड्डू कितने थे, रिपब्लिक डे पे टोटल लड्डू, जो टोटल स्वीट्स थे टोटल लड्डू थे वो कितने थे 200, ठीक है। अब इसमें बोला है कि यदि गणतंत्र दिवस समारोह में 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 5% लड्डू मिलेंगे, तो जितने भी व्यक्ति है उनको 5% मिलेंगे, तो 200 का 5% क्या होता है, सीधी सी बात है, ऐसा निकालोगे 200 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है कि आपको यदि 10% निकालना हो तो एक जीरो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो तो 20 10% हो जाएगा, और यहाँ एक पॉइंट लगा दो तो 2 1% हो जाएगा, 5% हो जाएगा, मतलब इसका हाफ एक, जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे लगाया पॉइंट तो 10% क्या हो गया 20, और हमें 5% निकालना था, तो 20 10% है तो 5 कितना हो जाएगा उसका आधा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको 3% निकालना है तो 1% कितना होता है 2, यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो ये जो है 20 10%, और यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 1%, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ओ सॉरी इसको करना है अभी, प्रत्येक व्यक्ति को 5% लड्डू मिले, तो समर में कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो 10 मतलब यहाँ 10% आ गया, इसका 5% कितना आ गया 10, मतलब 10 व्यक्ति 5% लड्डू मिले, समर में कितने व्यक्ति उपस्थित थे। यदि गणतंत्र दिवस समारोह में 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक व्यक्ति को 5% लड्डू मिले, तो समारोह में कितने व्यक्ति थे, 5% लड्डू मिले मतलब 10 लड्डू हर व्यक्ति को मिले, ये बोलना चाह रहा है, मतलब 5%, 200 का 5% 10 होता है, मतलब 10 लड्डू हर व्यक्ति को मिले, 200 लड्डू थे, तो 200 में 10 का डिवाइड कर दोगे जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 व्यक्ति, ठीक है। 20% थे उसको उनको 10 मिले, ठीक है, हो गए 200 लड्डू। देखिए अगला, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 30 रुपए 75 रुपए कितने समय में हो जाएंगे।
25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 30 रुपए 75 रुपए कितने दिन में हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल कितना है 30 रुपए, अमाउंट हो जाता है 75 रुपए, मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा 30 रुपए और मिश्रधन कितना हो जाएगा 75 रुपए। ठीक है, तो जब 30 रुपए बैंक में जमा करें, मूलधन का मतलब कोई भी बैंक में पैसा जमा करना या किसी को देना, उसको क्या बोलते हैं मूलधन। उसी पे ब्याज लगता है। ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे, मीन्स प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था 30 रुपए, वो जमा होने के बाद अमाउंट, अमाउंट किसको बोलते हैं कि जैसे कि आपने मान लो एग्जाम्पल 100 रुपए बैंक में जमा करे, ठीक है, उस पर आपको 20 रुपए ब्याज मिला 2 साल 3 साल में जितने भी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपए, 20 रुपए जो हो जाएगा वो ब्याज हो जाएगा, और अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 120 रुपए। तो आया डिफरेंस समझ में कि 30 रुपए जब बैंक में जमा करे तो 75 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना हो गया, 5 में से गया तो 5, ठीक है, 7 में 3 गया मीन्स 45, तो जो 45 रुपए वो क्या आ गया, ऐसा ही मीन्स साधारण ब्याज। आया समझ में, 30 रुपए जमा करे 45 ब्याज मिला, हो गए 75। अब और क्या टाइम अपने को रेट क्या दी है कि रेट है कितनी 25%, और टाइम हमें निकालना है कि टाइम कितना होगा। ठीक है, कितने समय में हो जाएगी, कितने समय में 30 रुपए दी मैं बैंक में जमा करूं तो 75 हो जाए, मतलब उसके लिए मुझे 45 रुपए ब्याज लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई मीन्स साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, कितने रुपए जमा किए थे 30 रुपए, और ऐसा ही हमें पता है कितना है 45 रुपए, 30 रुपए जमा किया था, रेट कितनी है 25%, और टाइम निकालना है, और ये डिवाइड में 100 का 100। 25 से गया ये 4 बार, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 2 बार, ठीक है, 2 से ये 4 2 बार, 2 इंटू 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, और टाइम का में आएगा ईयर में। ठीक है, टाइम का में आएगा ईयर में, क्योंकि ये जो हमने रेट लिए वो ईयरली लिए। ठीक है, तो 6 साल में पैसा 30 रुपए यदि जमा करोगे तो 75 रुपए हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। मोनू और सोनू की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, जिन्होंने क्लास 2 अच्छे से करी होगी, क्लास 1 और क्लास 2 पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चन थे, जिन्होंने अच्छे से देखी है ना क्लास, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एज के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने पहली और दूसरी क्लास में बता दिए कि एज का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, और ये तो बहुत ईजी है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था, और ये हर एग्जाम में रिपीट होता है। यदि आप एग्जाम के पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लोगे तो आपको 5 क्वेश्चन तो आने ही आईटीआई टीओ में। ठीक है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं और आप कर सकते हो, अलग से आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए, गोलू मोनू और सोनू के अनुपात है 3:8। मोनू और सोनू की आयु का अनुपात है 3:8। ठीक है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो हमारे अकॉर्डिंग उनका अंतर कितना है भाई। हमने मान लिया मोनू 3 साल का है, सोनू 8 साल का है, इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, 8 और 3 अंतर हो जाएगा कितने का, 5 का। तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 5 का, और उनके अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 35 का। ठीक है, मैंने जो बोला है कि उनके अकॉर्डिंग जो दिया रहेगा और जो हमारे अकॉर्डिंग दिया रहेगा, दोनों को यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वो दोनों को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिवाइड में 5, 5 से इसको काटा तो 1 की वैल्यू आ गई 7, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, और हमसे किसका पूछा है, मोनू की आयु पूछी है, तो मोनू की आयु 1 की वैल्यू 7 आ गई, इसमें गुना कर दोगे तो मोनू की आयु कितनी आ जाएगी 7 या 21, और सोनू क्या पूछेगा तो सोनू में गुना कर दोगे 7 का तो 8 7 42, 42 और 21 में जो अंतर है वो है 5 साल का। 5 7 35, 7 या 21, 8 7, सॉरी वही तो बोलूं मैं, कहा 8 7 क्या होगा 56,
तो 56 और 21 कितने का अंतर आ जाएगा, 35 साल का। 6 में से 1 गया 5 और 3, ठीक है। आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? जो भी एक की वैल्यू होती है उसका गुना जो पूछा है उसमें कर दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट, यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है और अगर इसकी कीमत 7,55,370 हो जाती है तो इसकी पुरानी कीमत क्या होगी? देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सीधे फ्रैक्शन से करना हो तो 10% है, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। तो 10 रुपए की पहले ये जो होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, हमने पहले डिस्कस किया है, या बोल सकते हैं इसको मूल संख्या। तो पहले 10 रुपए कि BMW हमने कितनी रेशो में मान ली, इसको रेशो में कन्वर्ट किया तो 1/10 होता है। हमने मान लिया पहले 10 रुपए की थी BMW, अब हो गई है 1 रुपए इंक्रीज हो गया, मतलब अब कितने की हो गई, 11 की। तो हमारे अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी 11 की, ठीक है। तो 11 की हो गई हमारे अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग कितने की हो गई, 7,55,370, ठीक है। 7,55,370 रुपए। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7,55,370 डिवाइड में 11। 11 से इसको कैंसिल किया 6 टाइम 66, बचे कितने यहाँ पर 9। अब 8 टाइम्स आएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 7। फिर 66 6 बार जाएगा, बचेगा कितना 7। 77 7 बार जाएगा, बचेगा कितना 0। तो 68670, ये एक की वैल्यू आ गई। और हमसे क्या पूछा है, इसकी पुरानी कीमत क्या होगी। तो इसकी जो ओरिजिनल नंबर जो है, ये ओरिजिनल नंबर क्या है 10, मतलब इसमें 10 का गुना कर देंगे। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें एक 0 और लग जाएगा, तो 68670 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2645 रुपए हो जाती है। एक धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2645 रुपए हो जाती है। तो जब भी CI हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। और साधारण ब्याज में यदि यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज, यदि ऐसा लिखा होता है ये 15% कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसी जगह यदि लिखा रहता साधारण ब्याज, तो 15% 2 साल के लिए लिखा रहता, तो ये सीधा कितना हो जाता 30, क्योंकि साधारण ब्याज सभी साल के लिए सेम होता है, ठीक है। पर चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है, ठीक है। यदि यहाँ 100 रुपए है और यहाँ पे 15% पहले साल लगा, तो ये 15 ब्याज लगेगा, मतलब ये 115 रुपए हो जाएगी राशि, यदि 100 रुपए 15% ब्याज लगा। पर दूसरे साल क्या होगा कि ये 115 पे ये जो ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा, और जो प्रिंसिपल है उस पे भी ब्याज लगेगा। तो ये तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी है। इसके लिए तो जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई भी बेसिक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का आ जाए, तो आप सीधा से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, SI इक्वल्स टू PRT/100। फिलहाल के लिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स है, बट अभी आप ये यूज कर लेना। तो आप साधारण ब्याज में कि ये प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन, जो पैसा आप बैंक में जमा करोगे, ये होता है रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये होता है टाइम, जो है कि समय है, ठीक है। और ये होता है साधारण ब्याज, ठीक है। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना। और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का है तो कैसे करना है, रेशो में 15% को पहले भिन्न में बदलो, तो परसेंट को बदला भिन्न में तो कितना हो जाएगा, परसेंट की जगह डिवाइड में 100। इसको 5 से काटा 3 बार गया, इसको 5 से काटा 20 बार गया, तो कितना आ गया आपका 3/20। तो ये जो 20 है ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये 3 क्या है, ब्याज। कौन सा, CI का, ठीक है। यदि आपने 20% 20 रुपए जमा करे तो उसपे 3 रुपए ब्याज मिला, तो ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। तो 20 रुपए जमा किए, उस पे 3 रुपए ब्याज मिला, मतलब अमाउंट कितना हो गया 23। अभी हमने करा था ये मूलधन है और ये मिश्रधन है।
जिन्होंने रेशो देखी है क्लास रेशो की, परसेंटेज की, और रेशो की नहीं सॉरी परसेंटेज की जिसने क्लास देखी है उसमें मैंने पूरा ये रेशो मेथड बताया है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हो सीआई हो तो आप रेशो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले इसका रेशो फ्रैक्शन बनाओ, जो भी फ्रैक्शन आ गया तो नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, क्योंकि ब्याज किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे, तो नीचे वाला नंबर क्या प्रिंसिपल होगा। वैसे ही जो पहले मैंने कराया था उसमें क्या बोला था कि जैसे 5% कोई चीज इंक्रीज हो गई, रेट इंक्रीज हो गया, तो 5 क्या होता है 1/20, तो 20 रुपए कोई रेट था वो इंक्रीज हो गया 1 रुपए, ठीक है। तो पहले इसको प्रिंसिपल 20 हो गया, ये 23, तो ये 1 साल में हुआ पहले साल, और दूसरे साल 2 साल ऐसी कहानी हुई तो 20 से अगले साल भी वो 23 हो गया, ठीक है। 20 रुपए था, 3 रुपए बढ़ के 23 हो गया अमाउंट, और यहाँ 20 रुपए था, 3 रुपए बढ़ के 23 हो गया। ऐसे कहाँ तक चला है 2 साल चला है तो 2 साल करना है, 3 साल चलेगा तो 3 बार करना है, ठीक है। तो 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, 23 इंटू 23 हो जाएगा 529, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग जब हमारे अकॉर्डिंग देखे तो प्रिंसिपल है 400, और उसके अकॉर्डिंग कोक्शन के अकॉर्डिंग कितना है 2 वर्षों में 26-45 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो तो हमारे अकॉर्डिंग 400, हमें क्या दिया हुआ है 26-45 मिश्रधन दिया है हमें, तो हमारा मिश्रधन कितना है हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन है 529 मिश्रधन मीन्स अमाउंट, और उनके हिसाब से अमाउंट है 2645। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो कि एक की वैल्यू आ जाएगी 2645 डिवाइड में 529। तो देखो 500 का 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 2500 होता है, मतलब 5 का मल्टीपल हो सकता है कि हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको काटेंगे कैसे 529 23 का स्क्वायर होता है, 23 इंटू 23 नीचे लिख के इसको और काट सकते हैं। पर डायरेक्ट यदि 500 से कट रहा हो तो देख लो 500 से जाएगा सीधा 2500 5 बार, और बचा 29, और यहाँ बचेगा 145 तो वो भी चले जाएगा सीधा 5 बार। तो 529 से 2645 सीधा सीधा जाता है 5 बार, तो एक की वैल्यू 5 आ गई। और हमसे अभी पूछा है कि साधारण ब्याज की गणना करो यदि ये 3 वर्षों में, तो पहले यहां से क्या निकाल लेंगे अपन प्रिंसिपल, कि जब एक की वैल्यू 5 आई है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू 5 2000, तो 2000 तो क्या आ गया तुम्हारा मूलधन। अब इस 2000 पर 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज बताना है कितना होगा, तो अब यहां लगा दोगे आप क्या, आपका प्रिंसिपल आ गया है 2000। अब आपसे पूछ रहा है वो बोल रहा है क्या कि रेट कितनी लगानी है 10%, और टाइम दिया है 3 साल, तो बताओ साधारण ब्याज क्या हो। तो ऐसा इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज आपको निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दी है 10%, टाइम दिया है 3 साल, और ये आ जाएगा डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 इंटू 3 6, और कितने जीरो है 2 जीरो, मतलब ऐसा ही कितना आ गया 600। तो इतना फॉर्मूला भी लगाना नहीं था, डायरेक्ट भी निकालते हैं तो 10%, क्योंकि साधारण ब्याज मैंने बोला कि हर साल का सेम होता है, बोले 5 साल पैसा आप रखोगे बैंक में तो 100 रुपए पे यदि 5% साधारण ब्याज है 5 रुपए मिल रहे, तो हर साल ही 5-5 रुपए ही मिलेंगे। या फिर ब्याज पे आपने लिया है साधारण ब्याज पे कोई पैसा, तो आपको 5-5 ही रुपए ब्याज देना है हर साल, ठीक है 100 रुपए पे। तो 10% 10% 10%, एक साल में 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 3 साल में कितने 30 रुपए देना, मतलब 30% निकालना था। तो 200 का 30%, 10% कितना होता है, यहाँ एक पॉइंट रखा मतलब 200 10% होता है, 30% केवल ब्याज निकालना था, तो 30% क्या हो जाता है 200 का 3 गुना कर देते हैं 600, सीधा 30% हो जाता है। अब हमसे पूछ ले कि वो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 2000 जमा किए थे तो 600 ब्याज लगा, तो मूलधन हो जाएगा 2600 रुपए, कभी 10% की रेट पे 3 साल के लिए देगा। तो आया समझ में। देखो नहीं आया तो एक बार देख लो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऑप्शन आ जाए तो घबराना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, उसको रेशो मेथड में ब्रेक करो, 15% को रेशो में लिखते हैं 3/20, फिर यहाँ लिखा तो नीचे वाला होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला होगा ब्याज। तो आपने 20 रुपए बैंक में जमा करे, इसको आपको इस मेथड में लिखना है हमेशा कि प्रिंसिपल और अमाउंट। तो नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो 20 रुपए जमा करे और 3 रुपए ब्याज मिला, मतलब 23 रुपए हो गया अमाउंट, 23 यहाँ रख दिया। तो 2 साल के लिए बोला है सेम रेट पे, तो सेम रेट पे 2 साल के बोले तो 2 बार लिखना है।
और 3 साल के लिए बोलेगा तो 3 साल लिखना है। रेट अलग अलग होगी, तो जैसे यहाँ 15% थी तो इसका 20 से 23 हो गया। यदि यहाँ एक और रेट दी होती तो यहाँ पे उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पर 400, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया 529। और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है कि ये इतना कुछ करने का चक्रवृद्धि ब्याज की रेट पे, इस रेट पे देने के बाद जो पैसा हो जाता है वो 2645 हो जाता है, ये दिया हुआ है तो 2645 हो जाता है। पर हमारे अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग, परसेंट के जो अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है 529, और उसके अकॉर्डिंग हो रहा है अमाउंट 2645। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 5, और जो प्रिंसिपल था मूलधन वो 400 था, इसमें 5 का गुना कर दिया तो मूलधन कितना आ गया 2000। बट उनने क्या पूछा है हमसे कि दो, मतलब ये मूलधन तो आ गया 2000, अब इनने बोला कि इसको 10% की रेट पर, उसी धनराशि को, जो भी राशि आएगी मूलधन आएगा उसको 10% की रेट पर 3 साल के लिए देना है साधारण ब्याज से। तो बताओ ब्याज कितना होगा। तो अब साधारण ब्याज से देना है तो मैंने पहले बताया कि आपको साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो 10% साल भर में 10 रुपए, तो 3 साल में 30 रुपए, मतलब 10% एक साल में, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 30%। तो साधारण ब्याज में सीधा जोड़ सकते हो आप, 10 10 10 कितना हो गया 3 साल में 30, पर चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा नहीं जोड़ना। पर हमसे अब साधारण ब्याज पूछ लिया है, तो साधारण ब्याज पूछा, मूलधन दिया 2000, रेट दिया 10%, टाइम दिया 3 साल। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 2000 का 30% कितना होता है, तो सीधा 600 आता, नहीं तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते, ठीक है। पर ये ध्यान रखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऑप्शन आएगा तो आपको इसे फ्रैक्शन मेथड से, रेशो मेथड से करना है, ठीक है। अगला देखो, एक कार्य मुझे मेरी बहन और मेरे भाई को सौंपा गया था। एक कार्य मुझे मेरी बहन और मेरे भाई को सौंपा गया था, मैं कार्य का 10% करता हूं और मेरी बहन शेष कार्य का 20% करती है। तो देखो दो मेथड से कर सकते हो। एक मेथड मैंने परसेंटेज में बताई है, यदि आपने देखा होगा मेरी क्लास तो पहले यदि हमने मान लिया 100 रुपए, 100 रुपए नहीं सॉरी 100 कार्य था टोटल, मेरे कार्य का 10% करता हूँ, मतलब जो भी काम था, मान लो हमने मान लिया 100 पौधे लगाने थे, उसमें 10% मैं करता हूँ, तो 100 का 10% कितना होता है 10, मतलब 10 ये करता है, बचेगा कितना काम 90, क्योंकि उसने लिखा है शेष का, रिमेनिंग का। तो इस 90 का मेरी बहन शेष कार्य का 20% करती है, तो मेरी सिस्टर कितना करती है बहन 20%, तो 90 का 20% कितना होगा 18, मीन्स 18 काम तो उसकी सिस्टर कर देती है, और ये सेल्फ करता है। यहां कितना आ गया 72, 72 बचा रिमेनिंग। अब रिमेनिंग 72 बचा, इसमें लिखा है कि अब भी शेष कार्य का 25% मेरा भाई कर देता है। अब इसका 25%, तो 72 का 25% कितना होगा, जब 50% 36 होता है तो 25% कितना हो जाएगा 18, तो 18 उसका भाई कर देता है। तो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया 5, मतलब 54, 54 काम रिमेनिंग बचा, ठीक है। ये इसका ब्रदर ने कर दिया, है ना। और हमसे क्या पूछा, कार्य का कितना प्रतिशत भाग बचा है, तो कितना प्रतिशत भाग बचा है 54%। आया समझ, देखो अगला, तो वापस एज का ऑप्शन आ गया, जो कि मैंने कल कराया था आपको क्लास 2 में, कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। फादर सन कितनी गुनी है 6 गुनी है, ठीक है। और 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, ये कब का है प्रेजेंट का। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, एक और ये 4, कब की बात है ये 4 साल बाद। अब यहां देखो, मैंने क्या बोला था कि इनका जो डिफरेंस है वो लेना है हमें, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2 और इनका डिफरेंस 0, ये सेम है क्या, नहीं। तो सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कल ही हमने पढ़ा था कि जो इसका डिफरेंस है उसका गुना इधर मीन्स 18, 3 का गुना इधर मीन्स 3, है ना। 3 का मल्टीप्लाई इधर करना है, 3 का इधर करना है। फिर उसके बाद यहाँ डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 का इसमें किया तो 20, और इस 5 का
इसमें किया तो 5। अब यहाँ से ये प्रिंसिप, ये कब का है, प्रेजेंट का, और ये एज कब की है, 4 साल बाद की। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये प्रेजेंट है और ये 4 साल बाद है, तो ये तो जुड़ जाएगा, मीन्स यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2, और यहाँ का भी डिफरेंस 2, क्योंकि अब डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया, तो इसी की जरूरत थी हमें। ठीक है, तो 2 के बराबर इसको काटना नहीं है, 2 बराबर इन दोनों को जोड़ना है, ये 0 है, प्रेजेंट 0 रहता है, तो ये हो जाएगा 4। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब एक की वैल्यू तो आ गई। हमसे यदि पूछा है कि बताओ फादर की एज कितनी है, तो अब इसमें गुना कर दोगे, इधर कर दो, इसमें गुना कर दोगे तो फादर की एज आ जाएगी 36 प्रेजेंट में, और इसमें गुना कर दोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगी सन की प्रेजेंट में। हमसे पूछी कब की है, उनकी उम्र क्या है, दोनों की उम्र पूछी है, तो ऑप्शन में देखो आपको दिखेगा प्रेजेंट की उम्र पूछी है तो कितनी, 36, दूसरे की 6, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, 6 एंड 36, 6 एंड 36। यदि हमसे अभी प्रेजेंट की तो निकाल ली हमने कि प्रेजेंट में जो है फादर है 36 और सन है 6, हमसे कभी कभी पूछ लेता है 2 साल बाद की बताओ पुत्र की कितनी होगी, तो आप इसमें 2 जोड़ देना। कभी कभी 3 साल पहले की पूछ लेता है। ठीक है, देखो अगला, जब भी कोई क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज वाला आएगा प्रतिशत में, तो मैंने इसको बोला है कि आप इसको रेशो मेथड से करा करो। जिसने नई मेरी क्लास देखी है वो देख सकता है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज का जब भी क्वेश्चन आएगा, मतलब वृद्धि और कमी का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो सीधा इसको फ्रैक्शन मेथड से करना है। जैसे ये दिया है 15% की वृद्धि हो गई 2 साल तक, यही है ना, 15 की 2 साल तक, तो 15 को कैसे लिखते हैं, भिन्न में अभी थोड़ी देर पहले किया था, 3/20 होता है, तो 3/20 होता है, वृद्धि हुई है। तो पहले जो कीमत थी वो कितनी थी, 20 रुपए, बढ़ के बाद में कितनी हो गई वो, 23 रुपए। तो पहले साल ये हुआ, अगले साल भी यही हुआ कि 20 रुपए की कीमत जो है वो कितनी हो गई, 23 रुपए। ठीक है, 20 इंटू 20 400, 23 का स्क्वायर होता है 529। ये पहले साल का है, दूसरे साल का। ठीक है, अब यहाँ पे यदि परसेंट चेंज होता तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आया समझ में। कभी हो सकता है कि पहले साल 15% बढ़ जाए, दूसरे साल 25% बढ़ जाए, उसके तीसरे साल 20% बढ़े, तो जो भी बढ़े 3 बार बढ़े तो तीसरा पर्सन यहाँ लिख लेना, वो करना इसी मेथड से है पूरा। ठीक है, वैसे ही जब क्वेश्चन आता है कि किसी की रेट में चाय की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई, तो भी इस टाइप से ही करना है। ठीक है, अगला मीन्स आगे देखना है कि फ्लैट की वर्तमान कीमत दी हुई है 6 लाख रुपए, तो बताओ 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग वर्तमान कीमत कितनी है, 400 है, और वो कितनी बोल रहा है कि 6 लाख, 6,000, 60,000, 6 लाख, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख डिवाइड में 400, 0 से 0, 0 से 0, 4 से क्या है 1, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। 1 की वैल्यू 1500 आ गई, उनसे हमने पूछी, उसने पूछी हमसे बात की बताओ, तो बात की कितनी है अपने अकॉर्डिंग, जो अपन रेशो से कर रहे हैं, तो 529, तो 1 की वैल्यू जो भी आई है, 1 की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1500, तो 1500 का गुना 529 में कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। तो 2 0 तो है ही है, 15 नाम है 135, बचेंगे कितने 5, 13, 15 दूनी 30, 43, 4, 15 पंजे 75, 75 और 4 79, तो 7,93,500 रुपए फ्लैट की कीमत हो जाएगी यदि 15% की दर से इंक्रीज हो रही है सालाना। तो ठीक है, भी आप देखोगे तो आप इससे ज्यादा मैथ्स पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना मैथ्स काफी है। कभी आप जैसे आज चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने क्वेश्चन कराया, आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है इस तरीके से होता है, या आपने साधारण ब्याज का फार्मूला भूल गए थे, आपने फार्मूला आपको याद आ गया, या एज का, आयु का जो मैंने क्वेश्चन कराया तो आपको समझ में आ गया कि आयु का जो क्वेश्चन आते हैं 2 रेशो वाले वो कैसे लेना है, वो क्लास 2 में भी मैंने कराए थे। इसके बाद फिर जो अपना क्वेश्चन आए थे वो कोई वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन आए थे। वृद्धि कमी के जो क्वेश्चन थे वो आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, फ्रैक्शन से करना है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी आप करोगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।